नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राग बिहारी। इसमें हम चर्चा करेंगे आरजेडी के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके साथ तेजस्वी यादव 1-to-1 करने वाले हैं। 119 प्रत्याशियों के साथ तेजस्वी यादव बातचीत करने वाले हैं और हार पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे राबड़ी आवास के बारे में कि राबड़ी आवास को आखिर खाली क्यों कराया जा रहा है और उसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अभी कुछ इस्तीफे हुए हैं, तो क्या उनकी पार्टी में दीपक प्रकाश को लेकर क्या कोई अनबन हो रहा है या क्या बातचीत हो रही है वहां, क्या टूट की भी खबर है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद। हम लोग बात करते हैं क्योंकि आरजेडी के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके साथ तेजस्वी यादव बैठक करने वाले हैं, 1-to-1 बातचीत करने वाले हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता जो सुजीत कुमार हैं वो वहां के आरजेडी के प्रवक्ता से बात की, एजाज अहमद, वो बोल रहे थे कि धांधली तो हुई है और कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने जब अधिसूचना जारी किया तो कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर जो हैं वो बिहार के भाग्य का फैसला किए हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो यही आंकड़ा जो था वो 7 करोड़ 45 लाख वोटर की बात उन्होंने की कि बिहार के भाग्य का उन्होंने फैसला किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिसूचना के 2 दिन पहले तक 22 लाख नए वोटर जोड़े गए, उनकी सूची क्यों नहीं प्रकाशित हुई। ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। तो क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी की धांधली वाली बात पर मतलब कितनी तथ्यात्मक है, कितनी, क्या ये राजनीतिक नैरेटिव है या क्या है? अगर ऐसा कुछ है, तो हम्म। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग नहीं जारी कर रहा है आंकड़े, ठीक बात है। आरजेडी को ही आंकड़ा जारी कर देना चाहिए कि किस विधानसभा में कितने लोगों को अप्रत्याशित तौर पर जोड़ा गया, जो कि गैर संवैधानिक है या गैर हम्म। संवैधानिक नहीं भी है, तो जो चुनाव आयोग का धांधली है, वो आरजेडी ही बता दे कि इस विधानसभा में इस बूथ पर इतने नए लोगों को जोड़ा गया, जिसका लिस्ट चुनाव आयोग ने नहीं जारी किया। मुझे लगता है कि जब तक इस चीज़ों को जारी नहीं किया जाएगा, तब तक विश्वास कम रहेगा और बहानेबाज़ी ज़्यादा लगेगा। अभी जो ये आरजेडी के जो बयान है, ये बहानेबाज़ी ज़्यादा लग रहा है, बचाव ज़्यादा लग रहा है, विश्वास कम लग रहा है। अगर हम्म। विश्वास तब होता है ना, जब कुछ आंकड़े भी पेश करते हैं कि फलाँ विधानसभा, उस पर इतने नए लोगों को जोड़ दिया गया। फलाँ विधानसभा का बूथ नंबर इतना, इस पर इतने नए लोगों को जोड़ दिया गया, जिसकी सूची चुनाव आयोग ने नहीं जारी की। अगर ये सूची जारी होती है, तो निश्चित तौर पर जो विमर्श करते हैं, जो भी विश्लेषण करते हैं, उन लोगों को भी सहूलियत रहेगा। बता सकेंगे कि हाँ भाई, ये लिस्ट है, इतने लोगों को जोड़ा गया। जनता में भी विश्वास रहेगा कि हाँ, चुनाव आयोग ने वाक़ई धांधली की। और ज़्यादा नहीं, अगर 10-20 बूथों का भी आप सबूत दे पाए, तो बड़ी बात हो हम्म। जाएगी। अगर ऐसा करते हैं, तो फिर जनता के बीच में आप विश्वास दिला पाएँगे। फिलहाल तो यही मानिए कि आरजेडी की हार हुई है, करारी हम्म। हार हुई है। कुछ शुभ संकेत भी हैं। आरजेडी के पक्ष में कुछ बातें हैं कि उनको वोट प्रतिशत मिल गया, 20% से ऊपर का उनका वोट प्रतिशत रहा, जो कि अच्छा माना जाएगा। लेकिन आरजेडी की करारी हार हुई है, उस पर समीक्षा होनी चाहिए। ये बहानेबाज़ी से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, चुनाव आयोग ने वैसा कर दिया। चुनाव आयोग पहले से भी है और चुनाव आयोग के चुनाव के अंतर्गत ही लालू यादव शासन में आए थे, 1990 में। हम्म। तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई थी, इसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया था। इसी चुनाव आयोग ने 2015 में भी चुनाव करवाया था, जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। तब क्या नहीं धांधली हुआ था? तब भी एक खेमा कह सकता है कि धांधली हुआ था और तेजस्वी यादव को धांधली के तहत उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। महागठबंधन की जीत नहीं हुई थी, जबरदस्ती चुनाव आयोग मिला हुआ था, बना दिया था। कहने वाले तो ये कह सकते हैं ना, चुनाव आयोग पर तो हमेशा सवाल रहा है और हर पार्टियों ने सवाल खड़ा किया है। ये पहली बार तो है नहीं कि आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है चुनाव आयोग पर, या कांग्रेस हाल के दिनों में सवाल खड़ा कर रही है, या कांग्रेस जब केंद्र में रहती थी तब चुनाव आयोग पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं था। उस समय भी सवाल था। ईवीएम को इंट्रोड्यूस किसने किया? ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया कांग्रेस के जमाने में किया गया। कौन? वही जो आरजेडी की सहयोगी पार्टी है, इंडिया ब्लॉक के लीडर पार्टी है कांग्रेस। तो वहां क्यों नहीं, आप उस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? तो आरजेडी का ये जो बहानेबाजी है,
ये हो सकता है कि पर्दा डालने की कोशिश हो, कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनके मान भी जाए कि हाँ, ऐसा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन कुछ लोगों ने उस पर पानी फेरा है। पानी क्यों फिरा है, ये भी तेजस्वी यादव बखूबी जानते हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता भी बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने पानी फेरा। इनको एनडीए ने कम हराया, इनके अपने ही आरजेडी लवर्स ने ज़्यादा चुनाव हरवाया। आरजेडी के सो कॉल्ड जो समर्थित गायक थे, जिस बाद में तेजस्वी यादव ने आरजेडी ने 32 या 33 जो कहा जा रहा है, गायकों को सो कॉल्ड लीगल नोटिस भी भेजा है। वैसे लोगों ने ज्यादा चुनाव हरवाया। उस पर बात होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने आपको चुनाव नहीं हरवाया है, आपको रंगबाजी के गानों ने चुनाव हराया है। आप अच्छी चीजों को लेकर के चल रहे थे, अच्छे मुद्दे उठा रहे थे। 2020 में भी आपको अच्छी सफलता मिल गई थी। आपको बीच में सरकार चलाने का मौका मिला, वहां भी आप क्रेडिट लूट रहे थे कि हमने नौकरियां दी। दी किसने अलग बात है, लेकिन आप उसका क्रेडिट ले रहे थे चूंकि आप सरकार में थे। तो वो सब सकारात्मक पक्ष था आपके पक्ष में। लेकिन आपका गुड़ गोबर किसने किया? आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके अति उत्साहित समर्थकों ने, जिसने कहा कि भैया सत्ता में आ जाएंगे तो उठा लेंगे फला फला को घर से। आप घर से निकालने भी लगे थे, गाली गलौज का माहौल भी बन रहा था, चिन्हित लोग गालियां दे रहे थे कुछ चिन्हित लोगों को। उन लोगों ने आपको चुनाव हरवाया है, जो कह रहे थे कि आरजेडी लवर्स के नाम पर गाना लिख रहे थे, स्टेज पर गाना गा रहे थे। मैं गा नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा वो गाने को, ऐसे भी आवाज अच्छी नहीं है। और अगर आवाज अच्छी भी होती तो वो गानों को गाया नहीं जा सकता है जिस तरीके के गाने थे। तो आरजेडी लवर्स ने आपको चुनाव हरवाया है। चुनाव आयोग पर तो आप बहानेबाजी कर रहे हैं, उस पर आपने नोटिस जारी की है, लेकिन उस पर बड़ी बात नहीं कही है। हार की जिम्मेवारी अगर आप ठोक देते कि हाँ, हमारे ये जो आरजेडी लवर्स हैं, जिन्होंने लफंदराई किया चुनाव के दौरान, उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो शायद आप सही समीक्षा कर पाए। आज तो हर चुनाव में यही होता है ना। आप झारखंड में जीते हैं, आपके सहयोगी पार्टी की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं। वहां क्यों नहीं कहते हैं कि वहां चुनाव आयोग ने धांधली की है? क्या वहां धांधली नहीं हुई थी? क्या आरजेडी के विधायक चुने गए, कांग्रेस के विधायक चुन लिए गए, हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी हो गई? तब कहाँ था मामला, तब कहाँ था चुनाव आयोग? नहीं था। था, वहां भी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया, इसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया है। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है मैत्रेय जी कि ये बहानेबाजी है आरजेडी की ओर से। सही तरीके से अपने गिरेबां में ये झांक करके आज भी नहीं देख रहे हैं। आज तक आरजेडी ने अभी तक हार की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव ने नहीं ली है। ऐसा देखा गया है, जब बड़े मौके आते हैं, जब किसी पार्टी की करारी हार होती है, तो कोई बड़ा नेता नहीं, जो सबसे बड़ा नेता है, जो सुप्रीम होता है, वो सामने आता है और कायदे से बाकायदा हार की जिम्मेवारी स्वीकार करता है। लेकिन आरजेडी में ये कल्चर शायद नहीं है। आरजेडी एक नई परिपाटी शुरू करना चाहती है देश की राजनीति में कि हार की जिम्मेवारी मत लो, हार की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की हार की जिम्मेवारी हम लोग चुन नहीं लेंगे जिम्मेवारी। तो आरजेडी इसी मॉडल पर काम कर रही है। हार की जिम्मेवारी खुद नहीं ले रही है, दूसरे पर थोप रही है। और चुनाव आयोग हाल के दिनों में विभिन्न पार्टियों के लिए पंचिंग बॉक्स बना हुआ है। हार जाने के बाद सभी पार्टियां आती हैं, चुनाव आयोग पर अपना ठीकरा फोड़ती हैं, चुनाव आयोग को बुरा भला कहती हैं और अपना इतिश्री मान लेती हैं कि हाँ, हो गया मेरा। लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है। हारने वाले लगातार चुनाव हार रहे हैं, और इसीलिए हार रहे हैं कि हार की सही समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आरजेडी अगर चुनाव आयोग पर ठीकरा ठोक करके बहाना बना करके निकल लेगी, तो क्या लगता है कि सही तरीके से डिकोड कर पाएगी कि किन वजहों से आरजेडी हारी है? क्यों टिकट काटा उन प्रत्याशियों का जो मामूली वोटों से चुनाव हारे थे? उन लोगों का टिकट क्यों काट दिया गया? 2020 में मामूली वोट से हारने वाले लोगों का आपने टिकट काट दिया। आपने अपने आधे के करीब विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट क्यों काटा? सवाल है ना। जो विपरीत परिस्थितियों में आपको चुनाव जिता करके ला रहे थे, उन लोगों का आपने टिकट क्यों काट दिया? इस पर आपकी समीक्षा होनी चाहिए। इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? चुनाव के पहले चाणक्य कोई और चुनाव के बाद नए लोगों की एंट्री क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव के पहले संजय यादव बहुत एक्टिव दिख रहे थे। आज संजय यादव क्यों नहीं हार की जिम्मेवारी लेते हैं? चुनाव के पहले सबने संजय यादव को देखा है ना, आपके भी प्लेटफॉर्म पर शायद संजय यादव आए थे जी। या डिबेट, हाँ है ना जी। तो सब जगह दिख रहे थे, आज संजय यादव क्यों नहीं दिख रहे?
आज जगदानंद सिंह को बुलाया जा रहा है। पार्टी के भीतर राबड़ी आवास के भीतर एक मीटिंग हुई थी हुँ, सिटिंग विधायकों की, आरजेडी के जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर के, जिसमें आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव चुने गए थे। तो उस मंच पर मैं सही हूं तो जगदानंद सिंह दिख रहे थे, वो जगदानंद सिंह हुँ, जिनको हाल के दिनों में पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया था। लेकिन जब पार्टी बुरी तरीके से हार गई तो फिर जगदानंद सिंह की वापसी हुई सीनियर लीडर के तौर पर। ऐसा क्यों? कहाँ है शिवानंद तिवारी? शिवानंद तिवारी आज खुल करके आपकी आलोचना कर रहे हैं। क्यों आलोचना कर रहे हैं? कभी आपको आपको आपके लिए वे रणनीतिकार की भूमिका निभाते थे। क्यों मनोज झा को वो इज्जत नहीं बख्शी गई जो पहले थी? या दिया है आपने वो इज्जत दिया और बहुत मदद की तेजस्वी यादव की छवि को सुधारने में, कहा जाता है कि बहुत मदद की मनोज झा ने। उस मनोज झा को किनारे क्यों आपने कर दिया? क्या इस पर समीक्षा करेंगे क्या? या फिर सिर्फ इस तरीके से चुनाव आयोग पर ठीक रहा, एनडीए पर ठीक रहा कि प्रशासन ने ये कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, इस तरीके से करके अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए कभी कोई सत्ता परिवर्तन ही नहीं होगा। अगर चुनाव आयोग और प्रशासन ही चुनाव में हार जीत तय करेगा तो यकीन मानिए जो एक बार सत्ता में आ जाएगा फिर सत्ता परिवर्तित ही नहीं होगा। चुनाव आयोग को हुँ। मैनेज करेगा, प्रशासन को मैनेज करेगा और तो चीजें तेजस्वी उसके पक्ष में तेजस्वी होंगी। यादव इसी तरह से 1 टू 1 करके क्या आपको लगता है कि नाराज़गी शांत करने की ही रणनीति है ये? देखिए, 1 टू 1 तेजस्वी यादव अपने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ कर रहे हैं, तो हुँ, इसमें वो थोड़ा-सा पैम्पर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन इनके अधिकांश प्रत्याशी ऐसे थे जो नॉन पॉलिटिकल उनको कह दीजिए, या रातों-रात पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया, या हुँ, वैसे ज़्यादातर प्रत्याशी हैं जिन पर आरोप लगा, मैं नहीं लगा रहा हूँ, इनकी पार्टी के भीतर से ही आरोप लगा कि कई लोगों ने टिकट पैसे दे करके खरीदा है। वैसे हारे हुँ, हुए प्रत्याशी हैं, तो क्या इन लोगों के साथ 1 टू 1 करके भविष्य में इन्हीं को ज़िम्मेवारी देने वाले हैं? और अगर इन्हीं के सहारे तेजस्वी यादव आगे की राजनीति करने वाले हैं, तो फिर कैसा भविष्य होगा? देखा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान ऐसा है तो भविष्य पता चल जाएगा ना, कि कैसा होने वाला है। मुझे लगता है हुँ, कि ये हारे हुए प्रत्याशियों से ज़्यादा बेहतर होता कि अपने संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ करके बातें करते और ये कहते हुँ, कि जो हो गया सो चूक था, आगे आने वाले दिनों में वैसे ही लोगों को मौका दिया जाएगा, जो पार्टी के लिए समय, समर्पण और सामर्थ्य तीनों दिया है, लंबे समय से दिया है। आए आज आकर के कोई टिकट ले ले रहा है, ठीक है कि वो होगा भी पॉलिटिकल, मान लेते हैं कि उसमें बहुत बड़ा विज़न भी होगा, लेकिन वैसे लोगों का रेशियो बहुत कम होना चाहिए ना। ये रेशियो आरजेडी के भीतर बहुत ज़्यादा था। जो आयातित लोग थे, कल आए और आज टिकट पाया, वैसे लोग जो पार्टी की बुराई करते हैं, पैसा देकर के टिकट पा जा रहे थे। तो इन चीज़ों पर क्या तेजस्वी यादव समीक्षा कर पाएँगे? और दूसरी जी। बात ये है कि पार्टी चला क्या ये मतलब क्या इनको नुकसान हुआ? लालू यादव का, राबड़ी देवी का जो जिस तरीके से इन्होंने कद छोटा करने का कोशिश किया, पोस्टरों से हुँ, गैप 2020 में ही कर दिया था। लालू यादव की वो भूमिका नहीं रही, राबड़ी देवी से भी बहुत सलाह-मशवरा शायद तेजस्वी यादव ने नहीं किया है। हुँ, मंच पर भी नहीं दिखती हैं सार्वजनिक मंच पर राबड़ी देवी, तो क्या इन चीज़ों का भी नुकसान तेजस्वी यादव को हो रहा है? बैकफ़ायर कर रहा है? आप कर रहे हैं, ठीक है, हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव ने कोई बैठक की है? 1 टू 1 किया है? मुझे लगता है कि लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव 1 टू 1 करते तो बहुत सारी चीज़ें छन करके आ जाती। हुँ, लालू यादव कभी नहीं कहते कि इस तरीके से पार्टी को चलाओ। लालू यादव कभी नहीं कहते कि संजय से चीज़ों को देखो, संजय के नज़रिए से अपना नज़रिया तय करो। वे कभी नहीं कहते कि मुकेश सहनी कांग्रेस जैसी बड़ी सहयोगी पार्टी को छोड़ करके आप मुकेश सहनी को सेकंड मैन बना करके घूमो, जो वोट ट्रांसफर भी नहीं करा पा रहा है। पिछले 2 चुनावों से तो यही हाल है कि कहीं मुकेश सहनी तभी दावा कर पाते हैं कि वोट ट्रांसफर हुआ जब वो एनडीए के साथ रहते हैं, चूँकि उनकी जाति तो एनडीए के साथ है। मुकेश सहनी भले कहीं रहे, तो उस मुकेश सहनी को इतना बड़ा फेस बना करके घूम रहे हो, खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। लालू यादव ये समझाते। लालू यादव यह भी समझाते कि जिस संजय यादव के कहने पर तुम राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए हो, ड्राइवरी किया एसआईआर वाले मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा के दौरान, ये तुम्हारी छवि को डेंट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें लालू यादव ज़रूर समझाते एक मैच्योर हुँ, पॉलिटिशियन होने के नाते। बहुत सारी चीज़ें तो तेजस्वी यादव को उनके साथ 1 टू 1 करना चाहिए था। लालू यादव की भी जी। कमी है कि तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप दिया। अचानक से सब कुछ सौंप दिया और कमान बिल्कुल ढीला कर दिया और उसमें मनमानियाँ बढ़ गई तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को 1 टू 1 परिवार के भीतर भी करने की ज़रूरत है।
माना कि जी। राजनीति में परिवार बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन आज की तारीख में मुकेश सहनी का ही बयान है जिसको मैं कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि परिवार के लोग ही कंधा देते हैं, चाहे वो अंतिम यात्रा हो, राजनीतिक यात्रा हो। उसमें 4 लोग नहीं रहेंगे, अपने तो पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल होता है और वो दिख भी रहा है, हर जगह परिवारवाद है। हुँ। किसी को अलग नहीं आप कर सकते हैं। एक ये बात और है कि लालू यादव के परिवारवाद पर हमला बहुत ज़्यादा होता है। इसके बावजूद क्यों परिवार बिखरा? क्यों परिवार के भीतर से ही टूट की इस तरीके की बातें आने लगी? तेज प्रताप यादव चुनाव से ठीक पहले बाहर हुए, कम से कम 5 सीटों का नुकसान तेज प्रताप यादव ने किया हज़ार-हज़ार वोट काट करके। जहाँ से जी। छोटे मार्जिन से हार हुई है आरजेडी की, कम से कम 5 सीटों पर नुकसान तेज प्रताप यादव की पार्टी ने भी कर दिया है। तो क्या भाई को मनाएँगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। रोहिणी कांड सर जो इसके हुआ है अलावा उसके हाँ, बाद अगले टॉपिक पे आते हैं क्योंकि राबड़ी देवी आवास की ही बात हो रही थी कि बिहार में इस तरह से अभी चर्चा सबसे ज़्यादा है कि बिहार राबड़ी देवी के आवास बदलने का आदेश जो है, आपको क्या लग रहा है एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या कोई इसमें भी राजनीतिक संकेत हैं? क्योंकि आपने रोहिणी आचार्य का ज़िक्र किया तो राजनीतिक दुर्भावना उन्होंने कहा, लालू प्रसाद का अपमान उन्होंने कहा। तो क्या लग रहा है आपको कि राजनीतिक बयानबाज़ी है या वास्तविकता में भी कुछ ऐसा दिखता है? क्या है? प्रोसेस क्या होता है? नहीं, मैं फिर से इस मसले को समझना चाहूँगा। जो रोहिणी आचार्य को घर से निकाला गया उसी मसले पर ना? नहीं सर, देखिए राबड़ी आवास को खाली करने की जो बात हो रही है। हाँ, राबड़ी आवास को खाली करने की जो बात हो रही है, इसमें हुँ। मुझे राजनीति की भी बू आती हाँ, है ये क्योंकि पूरी तरीके से सिंबल अगर हम देखें तो पॉलिटिकल मैसेजिंग भी इसमें है या कोई मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके तहत इस तरह से किया जाता है, ये हमारे दर्शकों को एक बार आप बताइए? जी, बिल्कुल देखिए ये जो मसला है पूरी तरीके से विधानसभा सचिवालय भवन निर्माण मिलकर के तय करता है कि किसको कौन-सा आवंटित किया जाएगा, आवास किसको कौन-सा आवंटन नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से विशेषाधिकार है, सरकार का मसला है हुँ। और इस मामले में राबड़ी देवी कुछ भी कह लें, उनके पास तय करने का कोई अधिकार नहीं है और कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है जो चिन्हित करे कि ये आवास पूर्व मुख्यमंत्री का है या इस तरीके से। ये विधानसभा सचिवालय तय करता है, बिहार सरकार तय करती है कि कौन-सा किसको आवास दिया जाएगा। तो सरकार ने अपना विशेषाधिकार प्रयोग करते हुए राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रूट से हटाया है और नए नए पते पर उनको भेजा गया है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 20 सालों से राबड़ी देवी तो उसी आवास में रह रही थी, हुँ। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते हुँ। और 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं राबड़ी देवी को अब तक हटाया गया था? ये अभी क्यों हटाया जा रहा है? बीच में भी बहुत सारी स्थितियाँ आई ना, स्थितियाँ परिस्थितियाँ अदली, इसके बावजूद राबड़ी देवी को उस आवास में रहने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई वर्ज़न आए, उसने कई तरीके के गाइडलाइन जारी किए, उसके बावजूद बिहार पर उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ा और राबड़ी देवी अपने आवास में बनी हुई रहीं। यहाँ हाई कोर्ट में भी एक मसला गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद राबड़ी देवी वहाँ से नहीं हटी थी, लालू परिवार वहाँ से नहीं हटा था। तो मतलब ये है, नहीं ये अब तक नहीं हटने का मसला ये है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं चाहते थे कि लालू परिवार से उनके रिश्ते सामान्य बने रहें। हुँ। कुछ मामलों को लेकर के राजनीतिक दूरियां दिखे लेकिन इस स्तर पर भी नहीं रहे कि कभी बातचीत का मौका ही ना मिले। ये एक मसला था और जहां तक जो हटाया गया है उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है कि अब ये नीतीश युग से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का युग है। ये हुँ। भारतीय जनता पार्टी की शैली है जिसमें कोई संबंध लालू परिवार से नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल दूरी तय कर दी गई है। नीतीश कुमार आज भी अगर नीतीश कुमार का पूरी तरीके से चलता तो मुझे नहीं लगता है कि राबड़ी आवास को हटाया जाता वहां से 10 सर्कुलर रोड से। कारण आज भी अगर जोड़ घटाव गुणा गणित की बात करें तो आरजेडी के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार चला सकते हैं। आरजेडी, जेडीयू प्लस अन्य और लोगों को लेकर के वो अंक गणित पूरा कर लेंगे नीतीश कुमार, जहां से वे सरकार चला सकते हैं। लेकिन अब इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी, खटास बढ़ जाएंगी, तो फिर तो लालू परिवार भी एक बार सोचेगा नीतीश कुमार के साथ संबंध रखें या नहीं रखें, सोचने पर विवश हो जाएगा। तो हुँ। यहाँ से जो दूरी बढ़ेगी इसमें लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा पूरी तरीके से कि नीतीश और लालू कभी मिल ही नहीं पाए, नीतीश राबड़ी कभी मिल ही नहीं पाए, नीतीश तेजस्वी कभी मिल ही नहीं पाए।
मिल ही नहीं पाए, खाई इतनी पैदा कर दो, दूरी इतनी बढ़ जाए। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक इसमें है, मैसेज है। और मैसेज ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दे दिया गया है कि अब वो किसी को मर्सी देने की स्थिति में नहीं है, किसी को। हुँ, ना नीतीश कुमार को, ना लालू यादव पर, किसी पर मर्सी कर लालू यादव पर तो पहले भी मर्सी नहीं करते थे। अब नीतीश कुमार पर भी मर्सी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय पहले ले लिया गया, या नीतीश कुमार के कृपा पर जो-जो लोग आवास पाए हुए थे या अन्य लोग इधर-उधर कुछ सहूलियतें पाते थे, वो सहूलियतें भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनना शुरू कर दिया है। उसका एक बड़ा उदाहरण है, 10 सर्कुलर रोड खाली कराया जाना। और इसमें एक यह भी मैसेज है कि देखिए भैया, विजय चौधरी को ही आवास दिया गया है। तो जो टकराहट सामाजिक स्तर पर 2 लोगों का रहता है, उसको यहाँ हुँ। भी खड़ा कर दिया गया है। अब उसमें राबड़ी देवी की जगह विजय चौधरी रहेंगे, तो बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री को किसी को वो आवास आवंटित नहीं हुआ है। विजय चौधरी को भवन निर्माण मंत्री के नाते वो आवास आवंटित किया गया है। जी। तो ये बंगला का विवाद भी ना बहुत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस अगले अगले टॉपिक में बढ़ते हैं क्योंकि वक्त हो रखा है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की अगर हम बात करें, आरएलएम की बात करें, तो प्रदेश महासचिव राहुल कुमार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं जितेंद्र नाथ, दोनों का एक साथ इस्तीफा आ गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि उनके पार्टी में भी असंतोष है, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, तो क्या पार्टी में आपको लग रहा है कि वहां भी टूट है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी और टूटना ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा इसके आदी हो चुके हैं। हम्म। तो शायद रिकॉर्ड होगा बिहार में सबसे ज़्यादा पार्टी गठन करने का उपेंद्र कुशवाहा को, और सबसे ज़्यादा बार उनकी पार्टी टूटने का भी रिकॉर्ड होगा, इस तरीके से, जिस तरीके से लेकिन चीज़ें चलती हैं। इस बार जो चर्चा है वो परिवारवाद को लेकर है ना। तो जिस तरह से उनकी जो पत्नी है वो विधायक बनी, फिर बेटे जो ना एमएलसी हैं और ना विधायक, ना इस बार चुनाव लड़े, और तो उन पर परिवारवाद का जो इस बार की बात आ रही है उनकी पार्टी पर, तो ये एक तरीके से मतलब ज्यादा ज्यादा प्रबल तरीके से आ रहा है ये। हाँ, ठीक है, ब दीपक प्रकाश को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं परिवारवाद को लेकर के, लेकिन हम्म। सवाल कौन खड़े कर रहे हैं? जिन लोगों ने परिवारवाद किया है, वही लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हम्म। और जिन लोगों को मौका मिलेगा तो और घनघोर परिवारवाद करेंगे, वही लोग आज परिवारवाद की बात कर रहे हैं। किसने हम्म। परिवारवाद नहीं किया है इस राजनीति में? ये कोई नई चीज नहीं है, और परिवारवाद के नाम पर छोड़ा हो और फिर किसी पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे जहां परिवारवाद नहीं है? एक पार्टी का हम्म। नाम बता दीजिए मैत्रेय जी जिसमें परिवारवाद नहीं हो। ये बहुत ही खोखली बातें हैं। किसी को नहीं किसी के घर में रहना है, नहीं पसंद आ रहा है तो एक बहानेबाजी है। जिस तरीके से चुनाव आयोग हार जाइए चुनाव, तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग हरवा दिया। उसी तरीके से किसी पार्टी को छोड़ना है तो कह दीजिए कि यहाँ तो परिवारवाद है, यहाँ तो हम्म। सामंतवाद है, यहाँ तो अपना साम्राज्य बनाया जा रहा है। आप नहीं बना रहे हैं इसीलिए आप कह रहे हैं। आपको भी मौका मिलेगा तो वही करिएगा और ज़्यादा प्रबल तरीके से करिएगा। और किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, उपेंद्र कुशवाहा अपवाद नहीं है जिन्होंने परिवारवाद किया है। हम्म। सारी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के कहाँ जाइएगा, सम्राट चौधरी नहीं है क्या परिवारवाद के पोषक? उनके पिताजी नहीं 6 बार विधायक रहे हैं क्या, शकुनी चौधरी जी? नीतीश मिश्रा वहाँ नहीं है क्या, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा? कहाँ नहीं है? हम में जाएंगे, जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, चिराग पासवान के यहाँ जाएंगे, नीतीश कुमार के यहाँ जाएंगे, वहां भी विजय चौधरी के पिताजी भी विधायक थे, अशोक चौधरी की बेटी भी विधायक है, अशोक चौधरी के पिताजी भी विधायक मंत्री। कहाँ जाएंगे आप? तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई मैटर नहीं है आज की बिहार की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में। परिवारवाद कहते हैं लोग कि खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि खत्म होना चाहिए। तो दीपक प्रकाश के लेकिन मंत्री बनने से क्या पार्टी में टूट हो रही है, ये मेरा सवाल बेसिकली था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्लब वाली पार्टी है। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप में पार्टी हैं, किसी के हम्म। आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा अगर उस पार्टी से चले जाएंगे तब मानिएगा कि टूट हो गया। तब तक कोई भी वहां से जाता है, टूट मत मानिए, नहीं मानना चाहिए कि कोई बड़ी टूट हुई है। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके से कई बार इनकी पार्टी टूटी, फिर इन्होंने खड़ा कर लिया, फिर खड़े हो गए। बड़ी सफलता के बाद इनकी पार्टी टूट गई। हाँ, एक डर जरूर रहेगा कि फिर ये भी पार्टी टूट जाएगी क्या?
कभी लोक समता राष्ट्रीय समता पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी एनसीपी में गए, हर जगह आने जाने के बाद कहीं टिके नहीं, अपनी ही पार्टी को ध्वस्त कर दिया, कभी विलय कर दिया। तमाम हुँ। चीज़ें उपेंद्र कुशवाहा नए-नए प्रयोग करते रहते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को जो सफलता मिली है, इसको ये बढ़ाना चाहेंगे, मजबूत रखना चाहेंगे। उसका कारण ये है कि अगर बार-बार पार्टी टूटेगी, बार-बार इस तरीके से नई पार्टी इनको बनाने की ज़रूरत आन पड़ेगी, तो इनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे भी इनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। यही कारण है कि जब इन्होंने अपनी पहली बार पार्टी बनाई थी 2014 के दौरान, जब ये चुनाव भी लड़े थे, 3 सीटें इनको लड़ने को मिली थी एनडीए के भीतर और तीनों पर लोकसभा के दौरान इनकी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, वहाँ से फिर कहानी दूसरी ही शुरू हो गई। तो वो कहानी ना शुरू हो जाए फिर से, ये एक डर ज़रूर उपेंद्र कुशवाहा के मन में होगा मैत्रेय जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी आपका। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।